राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। मध्य प्रदेश में आज 7 अगस्त अन्न उत्सव मनाया जा रहा है। इसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह 11 बजे पीएमजेकेवाई के लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद किया। इस अवसर पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 1.25 साल से देश के गरीबों को हम राशन पहुंचा रहे हैं। गरीबों की प्रेरणा से मुझे कार्य करने की शक्ति मिलती है। प्रधानमंत्री के द्वारा किए जा रहे इस संवाद के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश के अधिकारी और वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की जनता मौजूद रही। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मध्य प्रदेश में 4.5 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 25,000 से अधिक उचित मूल्य की दुकानों से मुफ्त राशन मिल रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हो रहे इस अन्न वितरण के लिए आप सभी को बहुत बधाई। करीब 5 करोड़ लाभार्थियों को आज मध्य प्रदेश में इस योजना के एक साथ पहुंचाने का बड़ा अभियान चल रहा है। ये योजना तो नई नहीं है। कोरोना जब शुरू हुआ 1.25 साल पहले, तब से इस देश के 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों के घर में मुफ्त में राशन पहुंचा रहे हैं। लेकिन मुझे कभी जाकर के गरीबों के बीच में बैठ करके बात करने का मौका नहीं मिला था। आज मध्य प्रदेश सरकार ने मुझको आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य दिया। आज मैं दूर से सही लेकिन मेरे गरीब भाइयों बहनों के दर्शन कर रहा हूं, उनके आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूं और उसके कारण मुझे गरीबों के लिए कुछ न कुछ करते रहने की ताकत मिलती है। आपके आशीर्वाद से मुझे ऊर्जा मिलती है और इसलिए कार्यक्रम तो भले 1.25 साल से चल रहा है, लेकिन आज आपके दर्शन के लिए मुझे आने का मौका मिला। अभी मैं हमारे मध्य प्रदेश के कुछ भाइयों बहनों से बात कर रहा था कि संकट काल में सरकार से जो मुफ्त अनाज मिला है वो हर परिवार के लिए बड़ी राहत बन करके आया है। उनकी बातों में एक संतोष दिखता था, विश्वास नजर आ रहा था। हमें करोड़ों लोगों तक मुफ्त राशन पहुंचाना था ताकि भूखमरी की स्थिति ना बने। हमारे बहुत सारे साथी गांवों से कामकाज के लिए शहर जाते हैं। हमें उनके खाने पीने, रहन सहन का प्रबंध भी करना था और फिर गांव लौटने पर उनके लिए उचित रोजगार भी सुनिश्चित करना था। ये सारी समस्याएं एक साथ हिंदुस्तान के हर कोने में हमारे सामने थी। जिन्होंने बाकी दुनिया की अपेक्षा भारत की लड़ाई को और भारत के सामने पैदा हुई चुनौती को कई गुना अधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया। लेकिन साथियों, चुनौती कितनी ही बड़ी क्यों न हो, जब देश एकजुट होकर उसका मुकाबला करता है तो रास्ते भी निकलते हैं, समस्या का समाधान भी होता है। कोरोना से उपजे संकट से निपटने के लिए भारत ने अपनी रणनीति में गरीब को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो या फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना, पहले दिन से ही गरीबों और श्रमिकों के भोजन और रोजगार की चिंता की गई। इस पूरे कालखंड में 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को
मुफ्त राशन पहुंचाया गया है और आज पूरे मध्य प्रदेश में 25,000 से ज्यादा मुफ्त राशन की दुकानों पर कोटि कोटि नागरिक इकट्ठे हुए हैं। मैं उनको भी प्रणाम करता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि पूरी मानव जात, पूरी दुनिया इस संकट में फंसी पड़ी है। कोरोना ने सबको परेशान करके रखा हुआ है। हम मिलजुल करके इस बीमारी से बाहर निकलेंगे, सबको बचाएंगे, सभी नियमों का पालन करते हुए इस विजय को पक्का करेंगे। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज एक समारोह में हॉकी जैसे पारंपरिक भारतीय खेलों के गौरव को पुनर्जीवित करने का आह्वान किया और राज्य सरकारों और कॉरपोरेट संस्थाओं से आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करने में हाथ मिलाने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति निवास में आज सामाजिक कार्यकर्ता और राष्ट्रवादी श्री चमन लाल की स्मृति में डाक टिकट जारी करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के हालिया प्रदर्शन ने खेलों में रुचि को फिर से जगाया है और पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने का समय आ गया है। उन्होंने कृत्रिम टर्फ सहित बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर प्रशिक्षण और कोचिंग देने का आह्वान किया। दूसरों की आंख मूंदकर नकल करने की औपनिवेशिक मानसिकता को छोड़ने का आह्वान करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमें महान परंपरा और संस्कृति पर गर्व महसूस करना चाहिए और अपने अंदर छुपी प्रतिभा को बाहर लाना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने चमन लाल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन निस्वार्थ भाव से देश और लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। चमन लाल को एक महान राष्ट्रवादी और दूरदर्शी विचारक बताते हुए उन्होंने कहा कि उनके जीवन में सेवा मूल्यों और रचनात्मकता की विशेषता थी। अपने व्यक्तिगत अधिकारों और सामाजिक कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि किसी की सामाजिक जिम्मेदारियों की परवाह किए बिना अधिकारों पर बहुत अधिक जोर देने से समाज में असंतुलन पैदा हो सकता है। उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि प्रबुद्ध और संवेदनशील नागरिक जो राष्ट्र को अपने से पहले रखते हैं, सही मायने में राष्ट्र निर्माता हैं। इस अवसर पर अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय रेल, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री देबू सिंह चौहान, संचार राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर, कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, संसद सदस्य डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, इस कार्यक्रम में सांसद डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे, सांसद विनीत पांडे, सचिव डाक और अन्य लोग शामिल हुए। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। भाजपा दिल्ली प्रदेश ने आज स्वास्थ्य स्वयं सेवक अभियान की दिल्ली में शुरुआत की। कार्यक्रम के दौरान जहां स्वास्थ्य स्वयं सेवक अभियान की तैयारियों के बारे में चर्चा की गई, वहीं प्रदेश भाजपा की ओर से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री
तरुण चुग ने कहा कि अगले वर्ष 31 अगस्त तक देश भर में 3 लाख से अधिक स्वास्थ्य स्वयं सेवक तैयार करेगी, जिसमें से दिल्ली में 51,000 स्वयं सेवक तैयार होंगे। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता मौजूद रहे, जिन्होंने कार्यक्रम की अध्यक्षता भी की। साथ ही दिल्ली भाजपा के बड़े नेता व बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने एक लक्ष्य रखा है कि देश के 2 लाख गांवों के अंदर 4 लाख भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वॉलंटियर बनकर, फोर्स बनकर, एक ताकत बनकर सामने खड़े। उनका आदेश है और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने रणनीति बनाई और 28 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ने हेल्थ वॉलंटियर अभियान पूरे देश में दर्ज किया। वॉलंटियर बनने के लिए, रजिस्टर्ड होने के लिए 70,000 लोगों ने आवेदन किया है। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आवेदन किया है और हर आवेदनकर्ता भाजपा का कार्यकर्ता है और जब वो ओटीपी उसके पास जा रहा है, वो अपना डाटा यहाँ भेज रहा है। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, अभी केवल 8 दिन हुए 1,48,000 हेल्थ वॉलंटियर भाजपा के कार्यकर्ता अनुरोध हो चुके। अब आपको अपना ही रिकॉर्ड बीट करना है, दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ वॉलंटियर फोर्स बनकर हमें अपने ही देश की, अपने ही नागरिकों की, अपने ही क्षेत्र की, अपने ही भाई बंधुओं की हेल्थ वॉलंटियर की सुरक्षा करनी है। हम ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, तो भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ वॉलंटियर फोर्स भी तैयार कर रही है, जो कोरोना की लहर को बचाएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि तीसरी लहर नहीं आए, और सब लोग यही चाहते हैं कि तीसरी लहर नहीं आए, लेकिन तीसरी लहर आए तो हम हाथ पर हाथ धरे बैठ नहीं सकते हैं। हम भी अपनी भूमिका अदा करेंगे, जैसे कोरोना की दोनों लहरों में सेवा ही संगठन अभियान को हम लोगों ने दिल्ली में पूरी सघनता के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरे आत्मीयता के साथ, पूरे सेवा भाव के साथ, पूरी कर्तव्य भाव के साथ हमने दिल्ली के हर इलाके में चलाया है। आज दिल्ली भारतीय जनता पार्टी को ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि हम दिल्ली के अंदर हर बूथ पर 4 वॉलंटियर बनाएंगे और उनको प्रशिक्षित करेंगे और दिल्ली में 51,000 वॉलंटियर की फोर्स तैयार करेंगे, जो कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए तैयार होगी। उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। जी, आज ये स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान के संदर्भ में आप दिल्लीवासियों को क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही अच्छा अभियान है। इस अभियान के तहत हर एरिया में भारतीय जनता पार्टी स्वास्थ्य स्वयंसेवक बनाने जा रही है, उनको ट्रेनिंग देगी और उनके माध्यम से जो अभी 3rd वेव एक्सपेक्टेड है, जिसकी हर जगह चर्चा चल रही है, उसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित कर सकें। उसके लिए हम लोग एडवांस में तैयारी कर रहे हैं और जनता को साथ में लेके, जनता को ट्रेन करके हम जनता के लिए सेवा करना चाहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट अभियान है, जनता के लिए अभियान है, सेवा का अभियान है और इसमें सभी को जुड़ना चाहिए। जो व्यक्ति हेल्थ सेवा में सहयोग कर सकता है, करना चाहता है, जुड़ना चाहता है, सीखना चाहता है, सेवा करना चाहता है, मैं उन सभी को अनुरोध करना चाहूँगा, आप आएँ और हमारे इस अभियान से जुड़ें। आपको पूरा लाभ होगा, आपको सीखने को भी मिलेगा, आपको सेवा करके आनंद आएगा और आप एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ जब काम करोगे तो बहुत सारे लोगों से आपका परिचय भी होगा। स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान के संदर्भ में जो है आप दिल्लीवासियों को क्या कहना चाहेंगे? जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना को लेकर के पहले भी बहुत अच्छा सफल प्रयास, कुशल नेतृत्व किया है, इसी प्रकार से जैसे हमारे डॉक्टरों का और देश के वैज्ञानिकों का मानना है कि तीसरी लहर कोरोना की आने वाली है, उसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर दिल्ली के अंदर 51,000 वॉलंटियर्स तैयार किए जा रहे हैं, जो कोरोना में लोगों की, जनता की मदद करेंगे। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के 49वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर देश विदेश व राज्य के वरिष्ठ बुद्धिजीवी एकत्र हुए। इस अवसर पर बिहार के राज्यपाल एवं मिथिला विश्वविद्यालय के सह कुलपति फागू चौहान ने कहा कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का इतिहास शैक्षणिक क्षेत्र में अति प्रशंसनीय रहा है। इस विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त
एक से एक विभूतियों ने देश विदेश में विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया है। उन्होंने इस अवसर पर विद्यालय के सभी लोगों को बधाई दी और कहा कि विश्वविद्यालय का काफी विकास हुआ है और आगे भी मजबूती के साथ किया जाएगा। शिक्षा मंत्री बिहार सरकार विजय कुमार चौधरी ने भी स्थापना दिवस के अवसर पर विश्वविद्यालय के इतिहास पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर पूर्व विधान परिषद सदस्य डॉक्टर विनोद चौधरी, दिलीप चौधरी, डॉक्टर जयशंकर झा सहित काफी संख्या में विश्वविद्यालय से जुड़े विद्वान मौजूद रहे। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि मिथिला विश्वविद्यालय का इतिहास गौरवशाली रहा है और वर्तमान में भी मिथिला विश्वविद्यालय का शैक्षणिक आधारभूत संरचना का उच्च स्तरीय विकास किया जा रहा है। इस दिन को ऐतिहासिक बताते हुए कुलपति ने कहा कि आने वाले दिनों में मिथिला विश्वविद्यालय अपने इतिहास की रक्षा करते हुए शैक्षणिक क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। आज स्थापना दिवस समारोह है और मिथिलांचल के इस विश्वविद्यालय का बहुत भारी इतिहास रहा है। क्या कहना चाहेंगे कुलपति होने के नाते? देखिए, ये मात्र स्थापना दिवस नहीं है। स्थापना दिवस तो प्रतिवर्ष आता है। ये विशिष्ट स्थापना दिवस है इसलिए कि आज इसके 49 वर्ष का स्थापना पूरा हो गया और ये 50वें वर्ष की स्थापना में प्रवेश कर रहा है। तो गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ईयर इसका पूरा मिथिला विश्वविद्यालय सेलिब्रेट करेगा। पूरे वर्ष भर ये कार्यक्रम होते रहेंगे जो विद्या से संबंधित हैं, कला से संबंधित हैं, संस्कृति के संबंधित होंगे, शिक्षा से संबंधित होंगे, रिसर्च से संबंधित होंगे। ये कार्यक्रम पूरे वर्ष भर चलते हैं। आगे क्या क्या योजनाएं हैं मिथिलांचल के शैक्षणिक विकास के लिए? आप काफी प्रयासरत हैं और आधारभूत संरचना का भी बदलाव आपने किया है। आगे कोई महत्वपूर्ण योजनाएं? देखिए, बहुत सारी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। आज के समय में जो विश्वविद्यालय की शिक्षा है और पूरा शिक्षा जगत कोरोना में अगर कुछ सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है, जिसकी गति सबसे ज़्यादा रुकी है और रुकावट हुई है, बंद हो गई है, कह लीजिए आप, गतिशीलता समाप्त हो गई है, तो वो केवल शिक्षा का क्षेत्र हुआ है। बड़ा व्यापक क्षेत्र शिक्षा का है, हर परिवार से जुड़ा हुआ है। इसलिए कोरोना काल में सबसे ज़्यादा प्रभावित ई शिक्षा हुआ और इसके लिए सरकार की योजना है कि आगे इस पूरे कंटेंट को बदल करके 40% पाठ्यक्रम ई कंटेंट के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। उसकी परीक्षा की पद्धति वैसे डेवलप की जाएगी। एक इस तरह का सरकार की योजना है और जो नई शिक्षा नीति है उसमें भी इसका विधान है। देश के छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे आज के इस ऐतिहासिक दिन में? देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है छात्रों के लिए जो संदेश होगा कि जो सेलिब्रेशन है उसे मन से होता है। ये खुशियाँ मन से आती हैं तो खुशियों के साथ जीना सीखें, बांटना सीखें। नकारात्मकता जो मन में कहीं आती है उसको छोड़ दें, उस पर चिंतन भी ना करें, उस पर विचार भी ना करें। हमारे साथ मिथिला विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक और पूर्व विधान परिषद विनोद चौधरी जी हैं। तो विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मिथिला विश्वविद्यालय का 49वां स्थापना दिवस समारोह है और क्या कहना चाहेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? आज का दिन तो बहुत ही ऐतिहासिक है। बहुत खुशी की बात है और आज का दिन सही मामले में ऐतिहासिक है और आज से साल भर विश्वविद्यालय में विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन होगा। और सबसे बड़ी बात है, इस विश्वविद्यालय की स्थापना में जिन महापुरुषों ने सहयोग किया, जो आज हमारे बीच नहीं है, उनके प्रति मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमेशा हम लोग इस विश्वविद्यालय के विकास में सतत लगे रहेंगे और विश्वविद्यालय विकास के शिखर पर पहुंचे, यही हम लोगों की मंगल कामना है। सभी अधिकारियों, शिक्षकों, सिंडिकेट, सीनेट एवं वित्त समिति के माननीय सदस्यों को अपनी ओर से इस अवसर पर मैं साधुवाद देता हूं और उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि विश्वविद्यालय निश्चित रूप से उनके निर्देशन में आगे बढ़ेगा, प्रगति के पथ पर अग्रसर करेगा। मिथिला विश्वविद्यालय के सीनेट के सदस्य और वरिष्ठ समाजवादी नेता हमारे साथ में डॉक्टर बैजनाथ चौधरी बैजू जी। बैजू जी, आज मिथिला विश्वविद्यालय का 49वां स्थापना दिवस समारोह है, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमरा बहुत बेसी खुशी है ये 1937 के बसंत पंचमी के दिन
अमरनाथ झा के अध्यक्षता में एहि विश्वविद्यालय स्थापना के लिए मंजूर बनल। ओहिमे मीटिंग में चला पंडित गंगाधर मिश्र सचिव ओकर भेला, सुनीति कुमार चटर्जी कार्यकारिणी सदस्य, AS अली तिलकर NFDM के सिन्हा, कासिम हुसैन, हरिनाथ मिशन, लाला पद्मनाभ कोई दिन आंदोलन चलते रहा। ललित बाबू हमरा लोकन के एकटा मिथिला के गौरवान्वित करैले गेला और आश्वासन के बाद हमरा सबके 72 में केदार पांडे जी असेंबलीमैन विधानसभा अध्यक्ष लहरी जी ओहिठुना कहथिन आई घोषणा भेल। अब 72 में हमरा सबके 5 अगस्त के एहि तिथि के विश्वविद्यालय स्थापना भेलै। ऋषि महर्षि बड्ड लोक के कयल छल, तैँ हम संपूर्ण मिथिला के कोटिशः धन्यवाद पत्रकार के मीडिया के सब व्यक्ति के। प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में राष्ट्र प्रथम बनाने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, मैं तो कहूँगी कि हमारे ही नहीं मतलब पूरे विश्व में, उन्होंने केवल भारत का ही नहीं पूरे विश्व में हमारा सर जो है गौरव का एक ऊंचा किया है। और निरंतर नित नए काम वो जो कर रहे हैं, दूरदर्शिता के लिए मैं उनको नमन करती हूँ कि जिस दूरदर्शिता के साथ वो काम कर रहे हैं। और कोविड महामारी में जिस प्रकार उन्होंने उनके नेतृत्व में हम सभी कार्यकर्ताओं ने काम किया, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में सभी के लिए एक मिसाल कायम उन्होंने की है कि किस प्रकार अगर देश का नेतृत्व जो है अगर वो दूरदर्शिता के साथ काम करे तो हम बड़ी से बड़ी विपदा से भी लड़ सकते हैं। नगर निगम की सबसे बड़ी समस्या है आर्थिक तंगी जी, इसके लिए आपके पास क्या क्या योजनाएं हैं? देखिए, आर्थिक तंगी जो है वो उसका मूल कारण जो है वो दिल्ली सरकार है, क्योंकि दिल्ली सरकार जो है वो अपने दिल्ली सरकार ही क्यों, देश की सभी सरकारें अपने अपने अंतर्गत अधीन आने वाली निगमों और निकायों को जो फाइनेंशियल हेल्प करती हैं उसकी वजह से वो सब अपना काम करते हैं। क्योंकि MCD एक सिविक एजेंसी है जो रोज़ का काम है, झाड़ू लगाना जो या स्वास्थ्य की मैं बात कहूँ, मलबा उठाना, ये बहुत सारे ऐसे काम हैं जो रेगुलर चलने वाले काम हैं। रेगुलर काम के लिए भी हमें दिल्ली सरकार बजट नहीं दे रही है, क्योंकि निगम जो है वो अधीन है दिल्ली सरकार के, तो ये उसका हमारा संवैधानिक अधिकार है और उनका संवैधानिक कर्तव्य है हमें पैसा देना। अवैध निर्माण, अतिक्रमण और भ्रष्टाचार या विभिन्न जोनों की गंभीर समस्या हैं, इस संदर्भ में आप क्या करना चाहेंगे? आपने बात की अवैध बिल्डिंग, आपने बात की भ्रष्टाचार, मैं कहती हूँ कि कहाँ है, लोग बोलते हैं क्योंकि एक निगम पर एक ठप्पा लगा हुआ है। ठप्पा लगाने से कुछ नहीं होता, चीज़ों को उजागर करने से होता है, चीज़ों को बताने से होता है। अगर मैं यहाँ पर आज बैठी हूँ, अगर मेरे सामने कोई इस तरीके का केस आता है या मेरे सामने कोई इस तरीके की बात आती है तो निश्चित रूप से हम उस पर कार्रवाई करेंगे। कोरोना काल में उत्तरी नगर निगम की आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपके पास क्या क्या योजनाएं हैं? देखिए, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम है हमारा, और हमारा जो पश्चिमी जोन है वो दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आता है। आपने कहा कि कोरोना काल में आत्मनिर्भर बनने के लिए हम क्या कदम उठाएंगे। देखिए, आत्मनिर्भर भारत जो है वो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक विज़न है और उस विज़न में हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। और कोरोना के समय में निगम ने जिस प्रकार काम किया है, मुझे लगता है एक मिसाल हम लोगों ने कायम की है। ऐसा बताया जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर जो है अब आने वाली है, वह कब तक दस्तक देगी और उसका प्रभाव किस एज ग्रुप तक लोगों को पड़ेगा? देखिए, मेरा तो मानना है, मैं बहुत पॉजिटिव अप्रोच वाली महिला हूँ, मुझे तो लगता है कोई तीसरी लहर आने वाली नहीं है। और अगर आएगी भी तो हम जैसे लोग जो बार बार बोल रहे हैं कि आएगी आएगी आएगी, तो फिर ईश्वर कहेंगे कि जब तुम्हें चाहिए तो मैं भी दे देता हूँ। तो इसलिए मैं तो आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि हम क्यों ऐसा बोलते हैं कि तीसरी लहर आएगी, हम आशावादी रहें और हर अपने आप को परिस्थिति के लिए तैयार करें। आप अपनी तरफ जो है अपने निगम अधिकारियों को क्या संदेश देना चाहेंगे और दिल्लीवासियों को क्या संदेश देना चाहिए विशेष इस बारे में? देखिए, अधिकारियों को तो अधिकारियों के द्वारा ही हम लोगों का काम कराते हैं, तो अधिकारियों को तो सीधा सीधा संदेश है कि लोगों का काम करना है। अवेयरनेस हम लोग फैलाते हैं, लेकिन लोगों का अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। एक अपील मैं आपके माध्यम से करना चाहूँगी, आज निगम बहुत अच्छा काम कर रहा है, स्वच्छता
अभियान के अंतर्गत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में लाल किले की प्राचीर से स्वच्छ भारत अभियान का नारा दिया था, उसी दिन से हम सभी लोग कृत संकल्प हैं अपनी दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए। भारतीय ओलंपिक इतिहास में कल और आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में याद किया जाएगा। भारत ने इन 2 दिनों में जो कर दिखाया वह किसी कारनामे से कम नहीं। इस दौरान भारत ने न सिर्फ लगातार 3 पदक जीते बल्कि स्वर्ण, रजत और कांस्य पदकों की हैट्रिक लगा दी। सबसे पहले बात करें रवि दहिया के उस मैच की जिसका देश को बेसब्री से इंतजार था। इस मैच में रवि ने रूस के विजेता खिलाड़ी उग्वेव को कड़ी टक्कर दी, लेकिन विपक्षी ने लगातार आक्रामक खेल दिखाया और समय समाप्ति के कारण दहिया को रजत से संतोष करना पड़ा। इसके बाद बात करें भारतीय रिले टीम की, जो भले ही ओलंपिक के फाइनल में नहीं पहुंच पाई हो, लेकिन अपनी फुर्ती से एशियन रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। वहीं आज दिन की शुरुआत हुई गोल्फ फाइनल से, जहां भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी युवा अदिति अशोक। अदिति ने शुरुआत में दबदबा बनाए रखा, लेकिन 9वें और 11वें पड़ाव पर चूकना उन्हें भारी पड़ गया और 1 अंक से वह तीसरे से चौथे स्थान पर पहुंच गई। वहीं दूसरी ओर ओलंपिक में भारतीय पहलवानी के बड़े नाम बजरंग पुनिया ने सेमीफाइनल में दमखम से जगह बनाई, लेकिन सेमीफाइनल राउंड में मजबूत डिफेंस के बावजूद वह फितले दांव में फंस गए, जिसके बाद अजरबैजानी विपक्षी पहलवान को 8 पॉइंट से बढ़त मिल गई और लगातार कोशिश के बावजूद पुनिया यह राउंड 12-5 से हार गए। इस हार के बाद भी बजरंग ने हौसला नहीं खोया और कांस्य पदक मुकाबले में कजाकिस्तान के पहलवान को एक के बाद एक टैकल दिया। पूरे मैच में दबदबा बनाए रखते हुए बजरंग ने 4-0 से कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। दिन के अंत में भारत को जिस खेल में पदक की सबसे बड़ी उम्मीद थी वह था एथलेटिक्स की भाला फेंक प्रतियोगिता। एथलेटिक्स वह ऐसी खेल स्पर्धा थी जहां पीटी उषा, मिल्खा सिंह, पान सिंह तोमर जैसे एथलीटों द्वारा भाग लेने के बाद भी पूरे इतिहास में एक भी स्वर्ण पदक भारत की झोली में नहीं आ सका, लेकिन भारत की खाली झोली को भरने का काम किया सेना के विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त सूबेदार नीरज चोपड़ा ने। सेमीफाइनल में अपने पहले ही थ्रो से फाइनल में जगह बनाने वाले नीरज ने एक के बाद एक 85 मीटर के कठिन मार्ग को पार किया और 87.58 मीटर के सीजन बेस्ट थ्रो से स्वर्ण पदक अपने नाम किया। चोपड़ा द्वारा स्वर्ण पदक जीतने के बाद देश विदेश से शुभकामनाओं का अंबार लग गया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और देश की गणमान्य व्यक्तियों ने इतिहास रचने वाले इस मौके पर उन्हें बधाई दी। आपको बता दें कि अभिनव बिंद्रा द्वारा 2008 ओलंपिक में गोल्ड जीतने के बाद भारत की पिछले 2 ओलंपिक से झोली खाली थी और इस स्वर्ण के बाद भारत अपने ओलंपिक इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय रचने में सफल रहा। दिन देखिए 8 बजे रात्रि, 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। शिवरात्रि के अवसर पर शिव कांवड़ समिति रमेश नगर की ओर से भगवान शिव का जलाभिषेक प्राचीन सूर्य मंदिर रमेश नगर में किया गया। इस अवसर पर सभी भक्तजन
भक्ति से सराबोर रहे। वहीं देश पर आई बड़ी विपदा से मुक्ति की भी कामना श्रद्धालुओं ने की। पूजा के उपरांत शिव भक्तों द्वारा भंडारे का आयोजन रमेश नगर मेट्रो स्टेशन के निकट किया गया, जिसका क्षेत्र की जनता ने लाभ लिया। आपको बता दें कि प्राचीन सूर्य मंदिर महान शिव भक्त योगी रामनाथ जी की पुण्य स्थली है और हर वर्ष सावन महीने में श्रद्धालु भारी मात्रा में जलाभिषेक के लिए उपस्थित रहते हैं। राष्ट्र प्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यही विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र